हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मनविता क्लास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हिंदी का उसने कहा था। इसका जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये जो इनका जो कहानी है उसने कहा था, इसी कहानी से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। मतलब भारत में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, मतलब इन्हीं जो लहना सिंह इन्हीं का एक पात्र है। तो इसी कहानी से चंद्रधर शर्मा उसने कहा था से ये प्रसिद्ध हो गए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले हिंदी का उसे 4 भागों में बांट लिया करूंगा। पहला लेखक परिचय दूंगा, जो इसका मैंने लेखक परिचय दिया उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। फिर मैं आपको बता दूं कि मैं कहानी पढ़ाऊंगा, फिर कहानी के बाद सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। जो इतना के बाद मुझे लगेगा कि नहीं ऑब्जेक्टिव भी बता दे तो एक चैप्टर से 50, 30, 40 ऑब्जेक्टिव भी बता दिया करूंगा। तो 4 भागों में, तो मैंने पहला चैप्टर को उसी तरीके से 4 भाग में करके उसका वीडियो अपलोड कर दिया। जाकर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, इससे आपको नया नया वीडियो मिलेगा। और मैं हटकर कुछ पढ़ाऊंगा, देखिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं लड़े तो आप मुझसे पूछिएगा कि सर नहीं लड़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा। और इस पर मैं हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी और जो साइंस का जो केमिस्ट्री और फिजिक्स बचेगा उसको भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरे पास कोई मिलता है तो उस बायोलॉजी तो मैं खुद पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री भी। बाकी फिजिक्स पढ़ाने के लिए उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा मुझे। यदि मैं पढ़ाऊंगा तो केमिस्ट्री और बायो में पढ़ा दूंगा। फिजिक्स के लिए भी मुझे किसी को रखना होगा। यदि कोई जानकार में मिलता है तो मैं आप उनसे फिजिक्स भी आपको पढ़वाऊंगा। तो मैं इस पर साइंस और आर्ट्स का तो पूरा बैकग्राउंड मैं खुद पढ़ा लूंगा। तो आर्ट्स, मेरा आर्ट्स ही है, मैं ड्यू से वहां से हिस्ट्री ऑनर्स है, फिर मेरा वहीं से हिंदी में एमए है। तो आर्ट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश और हिंदी के लिए दिक्कत आ जाता है जरा सा, साइंस में फिजिक्स में दिक्कत आ जाता है। तो फिजिक्स के लिए मैं किसी से कहकर देखूंगा, यदि हो जाता है मैनेज तो मैं आपको इस पर देखूंगा। बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वीडियो आपका 12th का चलेगा, तो सभी वीडियो आप आएगा। तो अभी हिंदी का मैं शुरू किया हूँ, तो इसी तरीके से सभी को मैं बायोलॉजी से आपको आज रात से देखने को मिल जाएगा, बायो का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसने कहा था। कह रहा कि कहानी शुरू हो जाता है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबूका कांटों वालों की बोली का मरहम लगावे। और जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़ों की नानी से और अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। मनु ये कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जो जवान के कोड़े से जिनकी पीठे छिल गई और उनका कान पक गए। मनु देखिए, कलकत्ता में कभी जाइएगा ना तो कोड़ों की बात कर रहा। कलकत्ता में जाइएगा तो अभी भी कलकत्ता में आदमी ही जो घोड़ा, जो जिसमें घोड़ा लगाया जाता है उसमें आदमी ही खींच कर ले जाता है। क्या आदमी ही उसको क्या करके ले जाता है? खींचकर उसको आदमी ही ले जाता है। लेकिन बोला जा रहा है यहाँ कि बड़े बड़े शहरों इक्के गाड़ियों में जवानों के कोड़ों से जिनकी पीठे छिल गई है। मनु जो कलकत्ता में ले तो उनको कुछ बोलता होगा तो बोल रहा कि जवानों की अति से पीठे छिल गई है और उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर बंदूक वालों की बोली का मरहम लगावे। मनु अमृतसर में जो चलाया जाता होगा तो वो काठ चलाया जाता है जो आदमी खींचता होगा कलकत्ते वाले के जैसा। और बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े के पीठ के चाबुक धुनते हुए, तो जब घोड़ा चलता है ना तो घोड़ा जब धीरे चलने लगा तो उसको चाबुक से मारा। तो घोड़े को जब चाबुक से मारता है तो गाली भी देता है उसकी नानी का, चाहे उसको दादी का गाली देते हुए घोड़े को चलाता है और उससे उसका निकट संबंध वाले से गाली देना शुरू करता है। कभी राह चलते पैदलों की आंखों न होने पर भी तरस जाता है।
मैंने बोलता है कि जो रास्ता चल रहा है घोड़े को यदि ज्यादा मारने लगता है तो राह चलते हुए आदमी भी कहता है कि यार इतना काहे मार रहे हो, काहे इतना जबरदस्ती इसको लेके जा रहे हो, नहीं चलने के मारे तो इसको रोक दो, आदमी ये भी कहता है। ये बात सही है। यदि आप गांव में जाके देख लीजिए, यदि भाई दूध नहीं देता तो आदमी मारने लगता है, तो कोई आदमी कहता है मारो नहीं, इसको खाना दे दो, फिर आधा घंटा 1 घंटा बाद दूह लेना, फिर ये अपने आप ये दुहा जाएगा। तो उसी तरह से जब घोड़ा नहीं चले तो मारता है, तो आंखों के सामने न होने पर भी तरस आ जाता है। कभी उनके पैरों की अंगुलियां की पोरों को चीथकर अपने को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराश और क्षोभ के अवतार बने नाग के सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग आ जाते हैं। ये जो बता रहा है, ये पहला तो बताएं कि आदमी खींचता दूसरा घोड़ा, तो घोड़े को मारते हैं और उसके क्या करते हैं, गाली देते हैं उसके निकट संबंधी नाना नानी के। चलिए पेज नंबर दूसरा को देखते हैं। तो वही कह रहा है कि ये सब चलते हैं चक्केदार गलियों में, हर एक लठड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमाड़ कर बचो। खालसा जी हटो, भैया जी ठहरना भाई, आने के 2 लालची हटो, बाछा करते हुए सफेद फेटो खचड़ों और बतखों के गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल राह के खेत में है। क्या मजाल है जी साहब, बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ भी चलती है। मैंने बोल रहा है कि जब उसमें चलता है, खालसा भी चलते हैं, तो कहते हैं हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो और खचड़ों और बतखों गन्ने और खोमचे और भरने वाले के जंगलों का राह खेत है। क्या मजाल है कि साहब जी बिना सुने हटना। मैंने देखते हो कोई भी आदमी होता है जो बिना सुने हटता नहीं, यदि उसको हटने को भी बोलता है तो ऐंठ कर बैठे हुए रहता। तो वही बात है कि यह बात नहीं कि उनकी जीभ भी चलती नहीं है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। मतलब उनकी जो जलते हैं तो उनकी कैसी छुरी की तरह महीन मीठी छुरी की तरह चलती। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती। मनु बोल रहा है कि यदि कोई बुढ़िया बार बार कहने पर भी बुढ़िया लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचन वाली ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारी, बच जा लंबी वालिए। समिष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। मनु कह रहा है, देखते हैं जब गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो जब बोला जाता है कोई उसके गाड़ी के सामने आ जाता तो कहता है कि साला मेरा ही गाड़ी तुमको मिला था मरने के लिए रे, किसी और के सामने मरता, इतना अच्छा खासा शरीर है या यदि और उम्रदार रहेगा तो कहेगा बाल बच्चा वाला आदमी है यार, मेरे ही सामने मरा था। तो वही कह रहा है कि तू भाग वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, जा बच जा। ये बोल रहे हैं क्या, राइटर क्या कह रहा है कि बुढ़िया को इस तरह से उसको समझा के कह रहा है कि जा बच जा। चलिए फिर आगे चलते हैं। जा बच जा, हाँ फिर क्या करा, ऐसे बम्बूका काट बालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। मतलब बम्बूका के काट के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक पर की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। मतलब दोनों को जो माथा में बांधा हुआ था और बालों से लग रहे थे कि दोनों वे सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बाड़ियां दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शोर भर गीले पापड़ों की गड्ढी को गिने बिना हटा रहा था। मतलब जो दुकानदार जो था कि एक परदेसी से गूंथ रहा था और जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्ढी गिने बिना हटा रहा था। मतलब कोई पापड़ ले रहा था, उसको बिना पापड़ को गिने क्या कर रहा था, हटवा रहा था। तेरा घर कहाँ, वह लड़का और लड़की से पूछ रहा है। मगरे में और तेरे मांझ में यह कहाँ रहती है। बोल रहा है कि यह कहाँ रहती है। अंतरसी की बैठक में
वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा, लेकर दोनों साथ साथ चले गए। मनु उस लड़का से पूछ रहा है कि तू कहाँ रहता है, फिर बोला कि ये कहाँ रहती है, अंतरसिक की बैठक में। बोला कि अंतरसिक के बैठक में मेरे मामा रहते होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका। बोला कि उनका घर कहाँ, गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सामान सौदा देने लगा और लेकर वो दोनों साथ साथ चले गए। लड़का लड़की चले गए, कुछ लड़का लड़की चले गए। फिर आगे चलते हैं। दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। कुड़माई का मतलब होता होगा कि तुम्हारी शादी विवाह हो गया है। तो वही लड़की से पूछ रहा लड़का कि तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर लड़की ने कुछ गुस्सा करके मतलब आंख चढ़ाकर बोला, यदि मान के चलिए कोई लड़का और लड़की है, दुकान पर गया, तो लड़का को लड़की अच्छा लग गया, तो लड़का क्या करता है कि उसको क्या करेगा, लोभाने का कोशिश करेगा। मनु अब उससे लाइन मारेगा, तो वो उसको दोस्त बनाने की कोशिश करेगा। तो गांव घर के था या अगल बगल के थे, तो वो पूछ रहा लड़की से कि तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की ने आंखें चढ़ाकर कहा धत। यह कहकर लड़की दौड़कर गई और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़की का क्या देखता रह गया, मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। मनु बोल रहा है कि जो लड़का और लड़की का जो हो गया, अब लड़का लड़की का मिलन होने लगा। कभी सब्जी वाले के यहाँ होने लगा, तो कभी दूध वाले के यहाँ होने लगा मिलन, कभी अचानक। देख तो यहाँ ठोर एकदम बहुत कस के फरा हुआ, एकदम पूरा एकदम गर्मी के कारण अब बोलते हैं तो तोतरा जाते हैं। अकस्मात, देखिए अब अच्छा निकला, अकस्मात मिल जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कल या परसों हम पटना गए थे लैपटॉप सुधारने के लिए, तो ट्रेन में हमसे बाड़ी थी। अब हमको क्या कह रहा, ये अंकल जरा हट जाइए ना, तो हम कहे ठीक है मौसी हट जाते हैं। अब वो तो उसका पारा चढ़ गया। तो उसी तरह से बोल रहा मनु कोई के भी कुछ भी बोल देता है। तो ये बोल रहा है कि दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा दोनों का यही हाल रहा। मानो दोनों महीना भर यही चलते रहा, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी अचानक दोनों मिल गए, कभी मन से मिल रहा है, तो महीना भर यही चलते रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर से पूछा, मानो लड़का फिर से पूछा। जैसे देखते हैं आप दिल्ली रहिए, चौकोटा रहिए, कहीं भी पढ़ाई करते हैं ना, तो जो लड़की आपको अच्छा लगेगा ना, तो औरा से डायरेक्ट पहले नहीं पूछेगा, उसका सहेली रहेगा, चाहे और दोस्त रहेगा, औरा कहेगा उससे पूछो ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उससे पूछो तो उसका कोई बॉयफ्रेंड है, नहीं है तो लड़का पहले एक सांस खींचेगा, हाँ चलो कोई नहीं, अब रास्ता भी खाली है, अब उस पर लाइन मार सकते हैं। तो वही यहाँ पर लड़की से लड़का क्या पूछ रहा, 2-3 बार लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़माई है। ये तो डायरेक्ट लड़की से पूछ रहा है, इसका हिम्मत का दाग देना चाहिए भाई। ऐसे कोई लड़का लड़की से डायरेक्ट नहीं पूछता, पूछेगा अभी में तो यदि लड़की का मन है तो ठीक है, नहीं तो भाग धार के डिमडिमा देगा। यदि कोचिंग में है तो टीचर से कह देगा। एक जब हम लोग पटना में मैथ पढ़ रहे थे, अब वो लड़की को कह दिया, हमारा दोस्त ही था, अब वो बोल दिया कि सर एक लड़का जो हमें पीछा करता, उसको कह दिया, या मारे। वो मैथ पढ़ाते थे हम लोग को टीचर जयशंकर प्रसाद राव, मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैं पटना पढ़ा था, उनसे अच्छा तो हमें लगता है मैं पढ़ा था, बहुत बेस्ट टीचर है। जाके यदि कोई पढ़ना चाहे तो उनसे मैथ पढ़ सकता है। मुझे समझाने के मामले में बहुत अच्छा टीचर है जयशंकर प्रसाद। पटना में अब तो उनका कहाँ पर है, मैं तो पढ़ा था यहाँ पर कांटी फैक्ट्री और स्टेडियम के पास पढ़ा था। वो कहाँ है, शायद कांटी फैक्ट्री में होंगे वो। तो उनको बोल दिया तो ये तो बलाइठा रखते थे, इतना मोटा, मार उसको बाप रे पूरा बर्बाद कर दिए। तो वही कि अब लड़की को बोलिएगा तो मन है तो सही है, नहीं मन है तो भाई यदि कोई बॉयफ्रेंड होगा उससे पिटवा देगा, भाई से पिटवा देगा, कोचिंग में टीचर से पिटवा देगा। तो इसका तो हिम्मत का दाग देना चाहिए भाई। पहले पूछा तो लड़की हंसकर भाग गई, फिर ये 2-3 बार पूछ रहा है लड़की से कि तेरी कुड़माई होगी है क्या,
और उत्तर में वही धत मिला। लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, लड़की क्या बोल रही है, धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की ने लड़के की संभावनाओं को विरुद्ध बोली और कहा हाँ हो गई है। मैंने क्या बोला, बेचारा वो बेचैन था कि मनो हम इससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुआ। शायद सिख में जो होते हैं वो सिंदूर नहीं करते, हमको समझते, तब तो ये लड़का पूछ रहा है, नहीं तो सिंदूर देखता तो उसे पता ही चल जाता कि इसकी कुड़माई यानी शादी हो गई होगी। तो कुड़माई मतलब हमको समझ में नहीं, कुड़माई मतलब शादी ही होता है। तो लड़की ने लड़की के संभावना के विरुद्ध लड़का को जांचने के लिए मतलब चिढ़ाने के लिए बोल दिया कि हाँ हो गई है। कब, तो कल देखते नहीं यह रेशम के कड़ा चढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई, लड़की इतना कहा क्या हो गया, भाग गई। लड़के ने घर की राह ली और रास्ते में एक लड़के ने लड़के को मोरी में ढकेल दिया। कोची में ढकेल दिया, लड़के ने घर की रास्ता राह लिया और लड़के ने उसे मोरी में ढकेल दिया। एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो गई, एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो गई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले दूध उड़ेल दिए। मैंने वो बोल दिया ना, लड़का गुस्सा हो गया। लड़की से पूछ रहा था कि तेरी कुड़माई हो गई, शादी हो गई, तो लड़की ने बोल दिया कि हाँ हमारी शादी हो गई है, देख नहीं रहो कि रेशम का काढ़ा चढ़ा हुआ। अब लड़का को गुस्सा आ गया, लड़के ने किसकी घर की राह लिया, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। फिर क्या छड़ी वाले को एक दिन भर की कमाई खो गई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले को ठेले को भी ढकेल दिया और दूध वाले को उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। मतलब एक लड़की नहाकर आ रहा था, उससे जब वो टकरा गया लड़का तो बोलने लगा कि हमें कुछ नहीं सुन रहा है, हम अंधा है बाबू, अंधा है। मनु उससे क्या करने लगा, बचने के लिए अंधे का नाटक कर लिया। तब कहीं घर पहुंचा, तब जाकर गुस्सा में वो क्या हुआ, घर पहुंचा। लड़का का देखिए भाई साहब, जब वो लड़की से पूछ रही थी बार बार कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की का बार बार उत्तर आ रहा था धत धत। एक दिन लड़की ने भी गुस्सा में फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछी लड़की, तो लड़की ने भी उसका विरोध जाकर जवाब क्या दिया कि हाँ हमारी कुड़माई हो गई है, देख नहीं रहे हो कि सालू के कच्ची रेशम का काढ़ा चावल। लड़का का गुस्सा आया, जो रास्ता में मिले उसी को ढकेल दिया। एक लड़का को ढकेल दिया, छबड़ी वाले को ढकेल दिया, कुत्ता को पत्थर मार दिया, एक गोभी वाले को ठेला ढकेल दिया, दूध वाले को ढकेल दिया और एक वैष्णवी नाम के लड़की नहा कर आ रही तो उससे टकरा गया। तो उससे बचने के लिए भाई साहब क्या कर देना, अंधा का रूप धारण कर लिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लड़का भी देखिए, लड़का का बहुत नखरा होता है, ऐसे कहता है ना कि लड़की का नखरा होता है, लड़का भी बहुत अच्छी होता है। सोचिए ना, लड़का कोची मतलब सब चीज कर दिया, उस दूध वाले को गोभी वाले को ढकेल कर फिर जब लड़की से टकराया तो अंधा होने का नाटक कर लिया। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, बोल रहा राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेघ, बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक के कीच में भैंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। और इसी गौवी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था, जहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कुन्ही निकल गई तो चटक से गोली लगती है और ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियां में छिपे रहते हैं। और लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंडक में बिता ही दिए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों में झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी की फिरंगी मेम के बाग में मखमल की हरी सी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दम नहीं लेती है और कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मनुखोजी कहता है
जब लहना सिंह की छुट्टी हो जाएगी और मेम के बगीचे में चल जाएगा तो सभी चीज ढा देते हैं और कहता है कि तुम राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो। चलिए हम लोग आगे वाला पेज में चलते हैं। चार दिन तक पलक नहीं झपटी, बिना फेरे घोड़े बिगाड़ता है, बिना फेरे घोड़े बिगाड़ता है और बिना लड़े सिपाही भी। मतलब बोला जाता है अकबर ने एक बात बोला था कि यदि अकबर ने बोला था कि यदि सिपाही को युद्ध नहीं दीजिएगा तो सिपाही क्या हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब वह अनुशासनहीनता हो जाएगा, उसमें लड़ाई करने की उतना जागरूकता नहीं रहेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि घोड़े को हर दिन फेरा देना चाहिए, मतलब दौड़ाना चाहिए। उसी तरह सिपाही को भी हर दिन ट्रेनिंग देना चाहिए, उसका कसरत करवाना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करवाना चाहिए। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर भी 7 जर्मनों को अकेले मारकर ना लाऊं तो मुझे दरबार साहब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब न हो। ये बोल रहा है कि 7 को जर्मन के अकेले मारकर लाऊं तो हो जाऊं मुझे, पर दरबार साहब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30 मन का गोला फेंक देते हैं। यो अंधेरे में उन्हें बोलते हैं कोची, घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था कि 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था और पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो उन्होंने बोला कि 4 मील तक दौड़ के एक जर्मन को नहीं छोड़ा था, लेकिन पीछे से जनरल ने हट जाने का कमान नहीं दिया होता तो अभी और के मारते। क्या बोला, यदि जनरल हट जाने को नहीं कहता तो अभी और को हम मारते, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। मतलब जनरल यदि नहीं कहता तो हम जर्मनों को मारते मारते कहां पहुंच जाते, बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। मनु सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामान है और एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, हड्डियों में जाड़ा धंस गया है। सूर्य भगवान उगने का ही होगा, इस हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया, सूर्य भगवान उगने का नाम नहीं ले रहे हैं, निकलता ही नहीं है। और खाई दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगा। साला ऐसा आदमी, ऐसा सिपाही है, बोल रहा है कि हड्डियों में जो जाड़ा है एकदम समा गया है और सूर्य भगवान क्या हो रहा है, निकलते ही नहीं है। हड्डी में जाड़ा आ गया लेकिन सूर्य भगवान नहीं निकलते। तो एक सिपाही को जी करा कि यदि अभी धावा बोल जाए, हमला हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से चंबे की बावलियों में सोते झड़ रहे हैं। यदि एक धावा हो जाए तो गर्मी हो जाएगा। मनु कह रहा है कि यदि एक हमला हो जाए तो गर्मी आ जाए, लड़ाई जाए, लड़ाई में पूरा जोश आ जाएगा, उन्हें से गोला बारूद छूटेगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी आ जाएगा, नहीं तो नहीं छूटेगा तो अपने देश के प्रति क्या हो जाएगा, उसमें एक अलग सी जोश आ जाता है। देखते कभी कभी मैच देखिएगा, भारत जीतने वाला रहता है तो हम लोग का रोमा उमा क्या होता है, सिहर जाता है। जो बॉर्डर उडर मूवी देखिएगा तो उधर से पाकिस्तानी मारते, इधर से भारत हमारे देश वाला मारने लगता है, देखते हैं पूरा रोमा उमा से हार जाता है। ये सब क्या होता है, एक भावना होता है। तो वही बोल रहा है कि एक धावा हो जाए। उदम उठा और सिकड़ी में कोले डाला, बजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको और महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे और वजीर सिंह पलटन का विदूषक था, बाल्टी में गदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला। जो बाल्टी में जो गाद वाला पानी होता है ना, पानी प्लस उसमें पाका, तो वही लेकर गदला वाला पानी लेकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण।
मैंने बोला कि मैं राजा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। मैंने जो ठंड से जो सब सोच रहा था ना, उसके बादल फट गए। और लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके माथे पर देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दे दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। मतलब अपनी बाड़ी के जो उसका बाड़ी था उसमें लहना सिंह ने बोला कि ये पानी दे दो, ऐसा पानी खाद पानी पंजाब में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यही मांग लूंगा। उन्होंने बोला कि मैं लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा, उन्होंने बोला था, हमारे सिर्फ 10 बीघा बोला जाता है, तो 10 बीघा जमीन यही मांग लूंगा और फले के बूटे लगाऊंगा और फलों का बगीचा लगाऊंगा। बूटे मतलब क्या होता है? बगीचा होता है। देख लीजिए, ये पंजाबी कहानी है जी, ये पंजाबी कहानी। बीघा मतलब यहाँ बीघा होता है, ये पंजाबी कहानी है। बूटे लगाऊंगा, लाड़ी हीरो को भी यही बुला लूंगा। लाड़ी हीरो को मतलब शायद औरत या कोई होगा, लाड़ी हीरो को यही बुला लूंगा। यही दूध पीने वाली फिरंगी मेम है और चुप कर यहाँ वालों को शर्म नहीं है। चुप कर, यहाँ वालों की शर्म नहीं है, यहाँ वालों की शर्म नहीं है, चुप करो। जे बोल रहे कौन? लहना सिंह बोल रहा कि यहाँ वाले की शर्म नहीं है, चुप। तो ही बोल रहा है कि यहाँ वालों की शर्म भी नहीं आती। अगला पेज हम लोग देखेंगे। चुप कर, यहाँ वालों की शर्म नहीं आती है। मतलब बोल रहा है कि चुप करो, यहाँ वाला का शर्म नहीं आता है। देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। मतलब बोल रहा है कि आज तक हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि सिख तंबाकू क्यों नहीं पीते। वह सिगरेट देने पर हट करती और ओठों पर लगाना चाहती है। सिगरेट देने का हट करती है और ओठों पर लगाना चाहती, और मैं पीछे से हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान जाएगा। जब मैं पीछे से हटता हूं तो वो समझती है कि राजा बुरा मान जाएगा। आप मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अब बोल रहा है कि आप मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हो। रात भर तुम अपने दोने कमर उसे उड़ाते हो और आप सिकड़ी के सहारे गुजारा करते हो। मतलब बोल रहा है कि जो बोधा सिंह है, उसको बोधा सिंह को रात भर अपने कमर को उड़ाते हो और बोधा सिंह को उड़ाकर क्या करते हो? अपने सिकड़ी पर सोते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते आते हो। उसके जब बोधा सिंह का जो पहरा आता है, उसके जगह पर कौन पहरा देता है? ये लहना सिंह पहरा देता है। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। मनुष्य क्या करता? सूखे लकड़ी के तख्ते पर सिलाता और कीचड़ पर, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, मनु तुम बीमार पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से जो मरते हैं उसके मुरब्बे नहीं मिलते। मेरा तो डर मत करो, मैं तो बुलेल की खद्दड़ से के किनारे मरूंगा। बोला कि मुझे मत अति समझाओ, मैं बुलेल जो बबूल होता है ना, उसके खद्दड़ के नीचे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाई होगी। बजीरा सिंह ने तैयारी चढ़ाकर कहा, दिल्ली शहर पर पिसौरा यूं जा दिए, कर लेना लौंगा दा ब्यौरा, मंडी पे कर लेना नदेड़ा सौदा अड़िए, लाना चटाका कुएं न। चलिए हम लोग अगला कहानी को देखते हैं, पेज को। कहानी को इतना अच्छा से पंजाबी कहानी है, तो देखिए क्या है कि बनाए मजेदार गोरिये खून लगा चटका कुएं। ये दिल्ली शहर से पेशकार जो जाने वाली है, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, आरी नादे कर लेना, ओए अब हमें कूद कर चखना है। ये गोरे वाली बर्द वाली खुद अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। और कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबराई सिख ऐसा लुच्चे का भी गीत गाए। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन तक सोते और मौज ही करते गए। मनु बोल रहा है कि सारी जो सिपाही जो होता है, घरबराई सिख से लुच्चे के गीत गाए और सारी खंदक गीतों से गूंज उठा और सिपाही फिर ताजे हो गए और मानो 4 दिन तक सोते और मौज करते रह गए।
दोपहर रात गई और अंधेरा है, सन्नाटा हुआ। बोधा सिंह खाली बिस्कुट के टीनों पर अपने दोनों कम्बल बिछाकर लहना सिंह के 2 कम्बल और एक बनार कोट के ओढ़ कर सो गया। मतलब बोल रहा है कि रात के 2 पहर बीत गए, अंधेरा हो गया, सन्नाटा हो गया। बोधा सिंह खाली बिस्किट के 3 टोने पर अपने दोनों कम्बल बिछाकर लहना सिंह के 2 कम्बल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ था। लहना सिंह क्या था? पहरे पर खड़ा हुआ था। एक आंख के खाई मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। जब लहना सिंह पहरा दे रहा है तो एक किस पर है? खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराह रहा है, मतलब ठंड से बोधा सिंह क्या कर रहा है? कराह रहा है। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने एक कटोरे से उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। बोले जो ठंडा पानी जब वो पिया तो बोला कि कंपनी छूट रहा है, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? तो लहना सिंह ने बोला, जब लहना सिंह पानी नहीं पिला दिया तो बोला कि बोलो बोधा सिंह कैसा लग रहा? देखते हैं ठंडा पानी पीते हैं, जब ठंड के दिन में रात को उठिएगा, प्यास लग जाएगा ना, तो ठंडा पानी पीजिएगा तो एकदम करने लगे, दांत पर दांत बजने लगेगा, एकदम थरथरा जाइएगा जख्मी, तो पूरा क्या हो जाएगा, अंदर से दलदली लगने लगता है। इधर तो बहुत कम ठंडा, इधर भी ठंडा लगता है। दिल्ली उल्ली जाइए, इधर तो हाथ पर पानी उठाते हैं तो ठीक है, दिल्ली उल्ली जाइएगा ना तो जनवरी वाला ठंड रहेगा ना भाई साहब। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, जो मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे थे, तो जब वो नल से पानी निकलता था ना तो बाप रे, लगता है कि पानी हाथ पर जम जाता था, जितना ठंड रहता था। जनवरी के महीने में दिल्ली उल्ली, कोटा उटा ठंड नहीं रहता था। जब कोटा में थे तो वहां कोई ठंड का उतना एहसास नहीं। हाँ, दिल्ली में बहुत ठंड रहता था, जनवरी महीने में बहुत ठंड रहता था दिल्ली उल्ली। तो ही बोल रहा है कि रोम रोम सिहर गया, दांत बज रहे अच्छे मेरी। तो लहना सिंह बोला, मेरी जर्सी को तुम क्या कर लो? पहन लो, मेरे जर्सी को तुम पहन लो। मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। मेरे पास सिगड़ी है, मनु लहना सिंह बोल रहा है कि तुम मेरे जर्सी पहन लो, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है और मुझे पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ 4 दिन से तुम मेरे लिए, 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। बोधा सिंह बोला कि मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुन बुनाकर भेज रही है। गुरु उनका भला करे, गुरु उनका भला करे। मन बोल रहा है कि मेम बुनाकर भेज रही है, और गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह उनका क्या करे? भला करे। यूं कहकर लहना ने अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही कहते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अपने आप खाली कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ गया। मतलब जबरदस्ती बोधा को उसने अपनी जर्सी पहना दी और खाली कोट जीन का कुर्ता पहनकर वह लहना सिंह पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मेम ने कोई जर्सी उर्सी नहीं दिया था। ये भाई साहब क्या कर रहा था? कथा कर रहा था। देखते हैं कोई जिसके गांव में या चौक परिवार में देखिएगा कोई राजा रहेगा ना तो क्या करे, हम वहां गए तो हमको ये दिया फलना दिया चिलना दिया। भाई साहब को कुछ नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं? फेंकते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। तो वही बोधा सिंह अपनी मैम की बड़ाई कर रहा था। तो वही लहना सिंह कह रहा है कि इसका सिर्फ एक कथा है, किसी ने कुछ दिया नहीं था। आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन लेफ्टिनेंट साहब? कौन लेफ्टिनेंट साहब? हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी का दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब से कोने में एक जर्मन खाई है। मील भर की धरती पर एक जर्मन कोचिया खाई है। बोला कि उसमें 50 से जिहाद जर्मन नहीं है, 50
उसमें 50 से जिहाद जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ वहां 15 जवान खड़े खड़े कर कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले और उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे। और वहां से जो सूबेदार आया और लहना सिंह के बोला कि 50 जर्मन जिहादी नहीं है, इन पेड़ों के नीचे खेत काट कर रास्ता 3-4 घुमाव के बाद जहां मोड़ है वहां 15 जवान हम छोड़कर आए। तुम यहाँ से 10 आदमी को छोड़कर बाकी सब पे जा मिलो और खंदक छीनकर वहीं तक रहना जब तक कोई दूसरा हुक्म न मिल जाए। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। और लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया कि मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिकड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनक गया। लेफ्टिनेंट के पट्टियों वाले बाल एक दिन कहां उजड़ गए, उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहां से आ गए। मनु लगता है उसका कोई सिपाही नहीं था, कोई दूसरा था। तो लहना सिंह ने देखा तो उसका होशे उड़ गया। देखते हैं कौन था। शायद साहब शराब पिए हुए और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर है। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ? याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खास सामा अब्दुल रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी, कहीं यही का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी और आपकी एक गोली कंधे पर लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार करने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था और आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे। रेजिमेंट के मनुष्य जब वो नीलगाय को मारे तो उसका जो सिर था वह निकल के आ गया था। तो वह बोला था अफसर के हम रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सराय ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा और उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी के सोने वाले से वह टकराया और कौन? किससे टकराया? तो वह वजीर सिंह से टकरा गया। हाँ, वजीर सिंह से वह टकरा गया और बोला क्या? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने ही होती है। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया और सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मतलब देखो, लहना सिंह को यहीं पर ही शक हो रहा था। तो लहना सिंह ने घुमा कर उससे बात करने लगा। अब बात करके उसको सिगरेट देकर अंदर आया और बोला कुछ, जब बोला कि क्या कयामत आ गई, जरा तो आंखें लगने दो। तो बोला होश में आ जाओ, कयामत आ गई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए
या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह तक नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। सहोरा साफ उर्दू बोलता है, पर उसकी किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई भर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़े जाओ और अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, उनको रोक लो। मनु बोल रहा कि ये जो साला आया, ये आदमी, ये जर्मन हम लोग को झूठ मूठ कह के बोला कि हम वहाँ 50 जर्मन को देखे और 15 सिपाही हम वहीं छोड़कर आए हैं, और यहाँ 10 सिपाही छोड़कर पूरा चल जाओ। कहाँ? उनसे जो पेड़ के नीचे हम जो 10 को सिपाही छोड़े, उनसे जाकर तुम लोग क्या हो जाओ, मिल जाओ। तो वही लहना सिंह कह रहा है कि नहीं, वो जो सूबेदार ने उसको भेजा है वो खुले में जाएंगे, उसको मार देंगे। अभी कोई देरी नहीं हुआ है, तुम उनके पैरों के निशानों को पीछे पीछे जाओ और दौड़कर जाकर उनको क्या करो, रोको। सूबेदार कहो एकदम लौट आए। कहना कि सूबेदार कहे एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। मनु बोल रहा है कि पत्ता तक न खड़के, देर मत करो, ना तो ये जर्मन क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। जब जर्मन समझ जाएगा तो यहाँ पर भी धावा हो जाएगा, और वो 10 जो निकले हैं यहाँ से छोड़, वो सब जो निकले उनका भी मृत्यु हो जाएगा। ये सब कौन कह रहा है? लहना सिंह कह रहा है। फिर बोल रहा हुकुम तो यह है कि यही है, ऐसी तैसी हुकुम की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख है। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। मैंने बोला जाता है ना, देखते हैं, बोला जाता है चिड़ियों को मैं बाज बनावा, मैंने बोला था गिदड़ों को मैं शेर बनावा, चिड़ियों को मैं बाज बनावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। मैंने बोला जाता है कि जो चिड़िया होता है उस चिड़िया को मैं बाज बनाऊंगा, मैंने ऐसा बनाऊंगा कि वह बाज से लड़े। मैंने गुरु गोविंद सिंह नहीं बोले थे कि चिड़ियों को मैं बाज, गिदड़ों को मैं शेर बनावा, चिड़ियों को मैं बाज बनावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। एक सिख जो होता है, बोला जाता है, उन्होंने बोले थे कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। देखते हैं सरब सरदार में बोला जाता है। तो उसी तरह से गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं कि गिदड़ों को मैं शेर बनावा, चिड़ियों को मैं बाज बनावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ये सिख की एक अथी है। तो वही बोला जा रहा है कि एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया और उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया, और तीनों में एक एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने से बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना साहब ने साहब की कोहनी पर तान दे मारा, और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, और साहब आंख मीन गॉड, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गया। लहना ने तीनों गोले बीनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिकड़ी के पास लिटाया और जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे, एक डायरी निकला, उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मियाज कैसा है? उन्होंने बोला कि क्यों लेफ्टिनेंट? वो तो सोच रहा था कि लेफ्टिनेंट सिंह है, लेकिन वह कौन था? जर्मन था। आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें भी होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग भी होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियां पर भी जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सिखाए हो? हमारे लेफ्टिनेंट साहब
तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल करते हैं। मनु ये बोला लहना सिंह पहले को लहना सिंह को क्या हो गया था, शक हो गया था कि ये लप्टन सिंह नहीं है, ये कोई जर्मन है। तो उन्होंने घुमा घुमा कर पूछा था, कोजी कोजी पूछा था भाई साहब कि लहना सिंह ने हंसकर बोला कि मियाज कैसा, आज मैंने बहुत बातें आपसे सीखा। पहला कोची कि सिख भी सिगरेट पीते हैं ये पूछा था उसने। फिर बोला था कि जगाधारी के जिले में नीलगाय भी होता है, तो बोला था हाँ नीलगाय होता है। फिर बोला कि 2 फुट 4 इंच के सिंह भी होते हैं, बोला कि हाँ होते हैं। मुसलमान खास नामों मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, वो भी बोला था। लेफ्टिनेंट साहब खोदे पर चढ़ाते हैं। ये सब बात लहना सिंह उनसे पूछा था, लेकिन सब वो क्या किया था, गलत बात बताया था। कौन? जर्मन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहां तक खत्म हो गया। फिर हम लोग इसका जो दूसरा भाग होगा कहानी का उसको लेकर आएंगे। अभी इसी वीडियो में हम उसको क्लियर कर देते हैं। अभी थोड़ा देरी ब्रेक लेंगे, इसको हम पहला भाग देंगे, उसको दूसरा भाग में हम लोग लहना सिंह वाला खत्म करेंगे। तो लहना सिंह, इसमें जो लहना सिंह है जो क्या है, अभी जैसे मानो जब जर्मन आया लप्टन सिंह बनकर, तो जो लप्टन सिंह बनकर आया और उस समय ये लहना सिंह किस पर खाई के पर क्या दे रहा था, ड्यूटी दे रहा था। तो जो जर्मन बनकर आया बोला कि हमने 50 जर्मन को वहां पेड़ के नीचे देखा है, वहां पर मैंने बहुत सिपाही छोड़कर आया, यहाँ से 10 छोड़कर सभी सिपाही उसके साथ जा मिलो और जर्मन को मार दो। तो वहां से तो निकल तो गए और यहाँ 10 बच गए थे, लेकिन लप्टन सिंह और लहना सिंह वहीं बैठ गए। तो लहना सिंह को शक हुआ कि ये लप्टन सिंह नहीं है, ये कोई पक्का कोई दूसरा है। तब लहना सिंह ने क्या किया, लहना सिंह ने इधर उधर की बात करने लगा, जो लप्टन सिंह से बात करता था। लेकिन जब वो बात करने के दौरान लगा कि ये तो लप्टन सिंह नहीं है, कोई और है, तब उसने क्या किया कि जब इसको कहने गया अंदर अर्थी में गया, तो बोला कि उसका जो एक साथी बोला कि क्यों आके अभी सोने भी नहीं दिया, कयामत आ गई है क्या? तब लहना सिंह ने बोला कि हाँ कयामत आ गई है, लप्टन सिंह के वर्दी में कोई अंग्रेज आ गया है या जर्मन आ गया, जल्दी उठो और जाकर बताओ उन लोग को जो यहाँ से अभी गए हैं, अभी दूर नहीं गए होंगे, जाकर उनके पैरों के निशाने से जाकर तुम पता करो और उन्हें रोको। तब वो गया, तब इधर से वो जो लप्टन सिंह बनकर आया था वो 3 गो गोला इनके खाई में डालकर चल गया और वो आगे चल के तार बिछा कर उसमें क्या कर रहा था, वो धागा में करके सलाई जला रहा था। लेकिन लहना सिंह ने उसको बंदूक से मारा, फिर वहीं पर सलाई गिर गया। फिर लहना सिंह उसको पकड़ के लाया और सभी बातों को याद दिलाया। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, फिर इसका मैं दूसरा भाग लेकर आऊंगा, फिर मैं उसमें बताऊंगा कहानी का दूसरा भाग में। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए, फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे दूसरे भाग में। यदि आपको कहानी अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।